न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर नवीन ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यह नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आए। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि हम सभी मिलकर सद्भाव, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को और मजबूत करें। मुख्यमंत्री के संदेश में उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का भाव साफ झलकता हुआ दिखाई दिया। तो आज से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो चुका है, साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रेरणा दी, साथ ही शुभकामनाएं दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में नव संवत्सर हिंदू नववर्ष का विशेष महत्व है। यह केवल नए वर्ष की शुरुआत ही नहीं, बल्कि नवीन ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है। यह पावन अवसर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों को स्मरण करते हुए जीवन में नए उत्साह और आशा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मां दुर्गा और भगवान विष्णु की कृपा से यह हिंदू नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आए, यही मेरी कामना है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी समाज में सेवा, सद्भाव और सहयोग की भावना को मजबूत करते हुए अपने राज्य और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लें। एक बार पुनः आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदू नव संवत्सर और पावन चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर शासकीय आवास में विधि विधान के साथ हवन पूजन किया। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मां आदि शक्ति भगवती और देवादिदेव महादेव से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तराखंड की उन्नति के लिए प्रार्थना की। पूरे शासकीय आवास में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी इस पर्व के पावन अवसर पर अपने परिवार और समाज में खुशहाली और सामंजस्य बनाए रखने की कामना की। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से मंत्री के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी प्राप्त की और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सतपाल महाराज के उपचार के लिए सभी सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और स्टाफ से मंत्री की देखभाल और उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मरीज की सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक संसाधन और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे प्रदेशवासियों की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री की यह पहल प्रदेशवासियों में उम्मीद और विश्वास जगाने वाली रही। आज का दिन सनातन धर्म में बहुत खास माना जाता है। एक तरफ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ हिंदू नववर्ष भी मनाया गया। जसपुर क्षेत्र में लोगों ने इस दिन को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। लोगों ने यज्ञ, हवन और मंत्रों के साथ माता की आराधना की। पूरा माहौल माता के जयकारों से गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर लोगों ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया। घरों और मंदिरों में पूजा की गई और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी गईं। भक्तों का कहना है कि आज से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी और ये समय बहुत शुभ माना जाता है।
माता चामुंडा जी का मंदिर स्थित है ये यहाँ पर, तो पूजा करने आते हैं नवरात्रों में। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के ये नवरात्रि चल रहे हैं। पहला आज का व्रत जो है शैलपुत्री माता जी का है, तो सभी श्रद्धा भाव से सभी पूजन करते हैं माता रानी का। और 9 दिन तक माता रानी की पूजा होगी। अलग अलग नामों से जानी जाने वाली माता आदिशक्ति, इनके 9 दिन तक अलग अलग पूजा होती है और सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक करते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है। मैं भी अपनी बेटी के साथ आई हूँ यहाँ पर पूजा करने और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हिंदू धर्म का महापर्व सम्मेलन है और हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। और माता आदिशक्ति माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन है, जो कि हम हिंदू समाज पूरा इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये 9 दिन का जो है व्रत होता है, इसको 9 दिन बहुत हर्षोल्लास से हिंदू धर्म मनाता है। और क्योंकि माँ की कृपा सब पे होती रहती है, बरसती रहती है। जय माता। और ग्राम पतरामपुर में ये स्थित है चामुंडा मंदिर, जो कि सभी ग्राम समाज विचारे आते हैं, बढ़िया भक्ति भाव से पूजा करते हैं। सब अपना अपना प्रसाद अर्पण करते हैं, सब अपनी अपनी भक्ति लेके आते हैं, अपना अपना विचारे आशीर्वाद लेके जाते हैं माता। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जनसभा सरकार के 4 साल के कामकाज को जनता के सामने रखने का एक खास मौका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरिद्वार में लोगों का अच्छा समर्थन मिला, उसी तरह हल्द्वानी में भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। उन्होंने दावा किया कि ये जनसभा ऐतिहासिक होगी और आने वाले 2027 चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती देगी। प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस जनसभा को सफल बनाएं। इक्कीस मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा। और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होकर और अपना जन समर्थन दे। खबर नैनीताल से, जहां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लोग सुबह से ही घर में पूजा अर्चना करके मंदिरों के लिए निकल चुके हैं। मंदिरों में मां के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। हिंदू नववर्ष भी आज से शुरू हो गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी भक्ति और आस्था का माहौल दिखाई दिया। घोड़ाखाल, कैंची धाम, हनुमानगढ़, गुफा महादेव, स्नो देव मंदिर और सत्यनारायण मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग माता के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विशेष पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का आयोजन भी हो रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नैना देवी का ये स्थान शक्तिपीठों में खास माना जाता है। श्रद्धालु यहां आकर भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर धन्य महसूस कर रहे हैं। तो खबर नैनीताल से, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो हैं मंदिरों में वो लगी हुई हैं। बता दें कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है। इस खास मौके पर मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। मां नैना देवी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भक्तगण वहां पहुंचे हुए हैं।
और वो लगातार मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नैनीताल में माता के जयकारों से पूरा माहौल जो है वो गूंज उठा, पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया। तो सुबह से ही मंदिरों में आज भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु विधि पूर्वक माता के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से, जहां सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आज नव संवत्सर के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में स्थानीय लोग, युवा और कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन उत्साह पूर्वक शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने पूरे बाजार में आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासमय हो गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत सिद्धि नौला से हुआ। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते समय ढोल नगाड़ों और लोकगीतों की धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। व्यापारी और नागरिक जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। झांकियों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नव संवत्सर के महत्व को दिखाया गया। आयोजकों ने इसे बताया कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारा और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर मैं समस्त प्रदेशवासी को, देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित से जहां हमारी संस्कृति, जहां हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जहां हमारा रीति रिवाज संरक्षित रहे, वहीं पूरा देश ये हमारा विभिन्न जातियों का है, तो एकता का संदेश दे और संपूर्ण राष्ट्र में एक एकता का संदेश देने का प्रयास करें और विकासशील से विकसित देश की ओर हम सब मिलकर यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हम इस नववर्ष के माध्यम से आज हमारे जो यहाँ रैली निकल रही है, इसके माध्यम से सभी लोग को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो नववर्ष, भारतीय नववर्ष है, ये हमारे पूरे भारत के लिए मंगलमय और उत्तम है। मैं मुख्यतः अपनी पारंपरिक त्योहार हो या हमारे नववर्ष है, इसको हमारी जो नई पीढ़ी है भूलती जा रही है, तो हम विगत कई वर्षों से इसको संचालित कर रहे हैं कि हर एक के पास हमारा नया संदेश मिले, हमारे देश के लिए, उन्नति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और वास्तव में जो हिंदू सभ्यता है उसको। जैसे पूरे विश्व में मिडल ईस्ट के देशों ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, वैसे ही भारत में भी इसका असर महसूस हो रहा है। पहले सुचारू रूप से मिलने वाली घरेलू गैस अब काफी विलंब से उपभोक्ताओं को मिल रही है। उत्तराखंड के जसपुर में ये समस्या साफ दिखाई दी। अफजलगढ़ रोड पर स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर सुबह से ही हजारों लोग अपने सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। विलंब के कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी और गुस्सा साफ नजर आया। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार के दावे कि देश में पर्याप्त मात्रा में गैस और ईंधन उपलब्ध है पूरी तरह झूठे और गलत हैं। जनता का दर्द अब सोशल मीडिया और मीडिया कैमरे में भी कैद हो गया है। सुनिए सिलेंडर न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं के अनुभव और भावनाएं, और आखिरकार उन्होंने क्या कुछ बताया। गैस की समस्या की वजह से रुकी हुई है गाड़ी अधिकारी कह रहे हैं अभी ना कोई गाड़ी का सूचित कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी। तो ये तो बता दें कि यहाँ से आप गाड़ी आएगी तो ठीक है, रुके, नहीं आ रही तो क्लियर साहब कह दे कि गाड़ी नहीं आ रही, अपने अपने घर जाए। पर्ची कटी, आज लोग सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अभी 12:30 बज चुके हैं, कोई गैस नहीं मिल पा रही, सभी जनता परेशान है। बात नहीं करने को तैयार है, न बतलाने को तैयार है क्या आगी या नहीं आगी। 8 दिन से परेशान है ज्यादा, हमें गैस मिलने को तैयार नहीं है। ईद हमारी सिर पे रखी है, बताइए कहा सारे गांव के लोग बेचारे सब परेशान है, बताइए सब मजदूर आदमी है, सब पता कहाँ से गैस लगा। बताओ सुबह से पड़े हैं यहाँ पे, आज भी 8 दिन मुझे हो गया आपसे, आप तो बताइए कैसे करें हम। गैस मिलने को तैयार नहीं है, टीवी पे दिखा रहे हैं कि साहब कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे परेशानी हो रही है। भाई साहब वो धान वाली चल। पौड़ी जिले के श्रीनगर कोतवाली में एक दिलचस्प मामला सामने आया। यूकेडी नेत्री सरस्वती देवी नेगी खुद ही थाने में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंची। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और जांच जारी है। सरस्वती देवी का कहना है कि कुछ दिन पहले श्रीनगर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे थे और उनके खिलाफ वीडियो जारी किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सांसद और मंत्री के बारे में गलत बयान जारी किया।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और जांच अभी जारी है। सरस्वती देवी नेगी ने कहा कि उन्होंने अदालत और कानून का पालन करते हुए खुद थाने में पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। ये मामला अब सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि अभी थानेदार मौजूद भी नहीं है और उनके जो इंचार्ज हैं वो भी नहीं है, पर जो हमारे और भाई हैं उन भाई लोगों ने कहा कि बहन बोला आपके खिलाफत में ऐसी कोई भी एफआईआर या कंप्लीट दर्ज नहीं हुई है जिसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर सके या आपको किसी भी प्रकार का नोटिस दे सके। भाई मैं इस थाने में इसलिए पहुंची हुई हूँ कि जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जब मैं ये यात्रा लगातार कर रही थी और इस यात्रा के दौरान हमारे जो डेलीगेशन था उन्हें हमारे गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी भाई जी के द्वारा बुलाया गया था कि भाई थोड़ा सा हमसे बात करें। तो मेरे को भी बोला गया था, लेकिन मैंने कहा मैं महामहिम जी से मिलने आई हुई हूँ। तो मैंने अपनी 4-5 बहनों को और 1-2 भाइयों को उनके पास मुलाकात के लिए भेजा। तो जब वो हमारी बहनें वहाँ पहुँची तो हमारे गढ़वाल सांसद माननीय श्री अनिल बलूनी भाई जी के पास उनको पिलाने के लिए पानी तक नहीं था, ये समय तक नहीं था कि वो ये पूछे कि पिलाना तो अदर बात होती है लेकिन पानी भी उन्हें पिला सकें। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ 2 ही काम कर सकता हूँ। एक मैं सीबीआई को तत्काल ये बोल सकता हूँ कि इस मामले को जल्दी जांच के दायरे में लाए, जल्दी फटाफट जांच कीजिएगा और समय निर्धारित कीजिएगा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाबा केदारनाथ धाम में आज सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है। ये केदारनाथ में इस हफ्ते की तीसरी बर्फबारी बताई जा रही है। एक तरफ मैदानों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों में तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। ऐसे में लगातार हो रही बर्फबारी प्रशासन की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल धाम में पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो यात्रा की तैयारियों में और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, लेकिन मौसम ने जिस तरीके से अचानक करवट बदली, उसके चलते प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो केदारनाथ है वहां बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर बिछी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से जो मौसम है वो बदला हुआ है। 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, इसे लेकर जवान जो हैं, प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में जो बर्फबारी लगातार हो रही है उसे देखते हुए प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते में तीसरी बार जो बर्फ गिरने की घटना है वो सामने आई है। तो गर्मी के बीच पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बर्फबारी हो रही है, लगातार मौसम में बदलाव हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से मौसम बदलने की संभावना है। 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जो बर्फबारी है वो प्रशासन की तैयारियों में बाधा बन सकती है। तो सुबह से ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। देहरादून में आज हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एक निजी होटल में हुआ, जिसमें सरकारी संस्थानों और अन्य साझेदारों का सहयोग रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की। इस समिट का मकसद पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना और उनके समाधान खोजना है। इस मौके पर देश के कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड से डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी ने अपने अनुभव साझा किए और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ, आपदा के समय इलाज और सरकारी निजी साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान हेल्थ केयर इनोवेशन और हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड 2026 भी दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं वहां की स्थिति के अनुसार ही बेहतर बनाई जा सकती है। तो खबर देहरादून से, जहां पर एक समिट का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस दौरान
कई राज्यों के जो डॉक्टर हुए हैं वो भी शामिल हुए। देहरादून में हेल्थ केयर इनोवेशन समिट का आयोजन हुआ जिसमें कई डॉक्टर शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं पर इस कार्यक्रम में खास चर्चा हुई। इस समिट का मकसद पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना और उनके समाधान खोजना है। इस मौके पर देश के कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड से भी डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी ने एक एक कर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान हेल्थ केयर इनोवेशन और हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड 2026 भी दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं वहां की स्थिति के अनुसार ही बेहतर बनाई जा सकती हैं। आज के इस समिट का अनुभव कैसा रहा? सच कहूं तो आज ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत शुभ कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को नवरात्रि की शुभकामना देता हूं। सनातन संस्कृति के नववर्ष की मुबारकबाद देता हूं। और उसके अंदर भी हम बात करते हैं सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य। उस स्वास्थ्य के ऊपर में आज हमने ये समिट किया है। मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी समिट को किया गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट वी अचीव्ड विद दैट। और मुझे लगता है कि आज का जो समिट है इसमें बहुत सुंदर सोच है जो हमारे सेतु आयोग ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने और विलॉक्स मीडिया ने जो अपने दिमाग में रखी है कि किस प्रकार हम जो उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजी नवाचार हैं उनको हम अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर में कैसे जोड़ें, और सबसे बड़ी बात यह है हिमालय के रूरल एरिया के अंदर में कैसे जोड़ें। आज हमने बहुत ही सुंदर तरीके से आइडेंटिफाई किया है और संकल्प लिया है कि करना क्या है और इसको किस प्रकार अंकित किया जाए और जमीन पर उतारा जाए। आज के दिन पर यह भी डिसाइड किया गया कि किस प्रकार से हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल रिलेटेड है, जो टेली मोबाइल हेल्थ का सिस्टम है, जो ड्रोन से मेडिसिन की लॉजिस्टिक सप्लाई की जाती है, जो हैप्टर से एम्बुलेंस को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम काउंसलिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं। जो कार्यक्रम का उद्देश्य है तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी पॉलिसी उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जो सेतु आयोग का है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 वेलोक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर चर्चा आरंभ हुई है और जो कि हमारे हिमालय रीजन के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबर उत्तरकाशी से, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति ने इस साल गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की है। परंपरा के अनुसार 18 तारीख को शीतकालीन प्रवास मुखवा से मां गंगे की पवित्र डोली स्थानीय देवी डोली के साथ रवाना होगी। इस दौरान सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच भव्य डोली यात्रा निकाली जाएगी जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। डोली भैरव घाटी मंदिर पहुंचेगी जहां रात्रि विश्राम और विधिवत पूजा अर्चना के बाद अगले दिन गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। पूर्व परंपराओं के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां 18 तारीख को मां गंगे की डोली रवाना होगी। बता दें कि सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच यात्रा का शुभारंभ होगा। तो इसी के साथ अगले दिन गंगोत्री धाम के लिए जो डोली है उसका प्रस्थान होगा। तो खबर उत्तरकाशी से, इस मौके पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसे लेकर जो प्रशासन है और मंदिर समिति है वो तैयारियों में जुटी हुई है। तो नवरात्रि पर जल्द गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाने हैं। देश विदेश के श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा और दर्शन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस महकमा संभालता है, जो हर साल बड़ी चुनौती बनी रहती है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने यात्रा को लेकर पूरा रोड मैप पहले ही तैयार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई प्लान बनाए जा रहे हैं। साथ ही साइबर ठगी से बचाव के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। तो 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने हैं। इसको देखते हुए जो पुलिस है वो तैनात है यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। बता दें कि हर साल जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जाती है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जो पुलिस है वो रोड मैप तैयार कर चुकी है। देखिए, चारधाम यात्रा जो केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं वो 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। उसको लेकर जिला रुद्रप्रयाग में पुलिस की तैयारियां बिल्कुल सुदृढ़ तौर पर चल रही हैं। हमारे द्वारा इसमें जो भी पुलिस का व्यवस्थापन होता है, जगह जगह जो भी डिप्लॉयमेंट होता है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमारा ट्रैफिक पुलिस लगता है और जो ट्रैफिक का रेगुलेशन होता है, चाहे वो हमारे बैरियर्स हों, डाइवर्जन्स हों, वन वे ट्रैफिक हो और साथ ही साथ साइनेजेस हों, उन पर लगातार काम किया जा रहा है और जल्दी सारी हमारी जो तैयारियां पूर्ण भी हो जाएंगी। जो हमारे जनपद को अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होता है, जो होमगार्ड्स, पीआरडी और अन्य शाखाओं से जो फोर्स मिलता है, उनके व्यवस्थापन की भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ उनके अकोमोडेशन, ठहरने की भी तैयारी की जा रही है और उनका प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी यात्रा को और सुगम बनाने के लिए जो भी तैयारियां की जानी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं, चाहे वो हेली टिकट से संबंधित साइबर फ्रॉड हो, चाहे वो बुकिंग से रिलेटेड साइबर फ्रॉड हो, उसके लिए भी एक टीम का गठन करके लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को जागरूक करके बचाया जा सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ दिनों पहले प्रेम नगर इलाके के मांडूवाला जंगल में मिली अज्ञात महिला की लाश का मामला अब सुलझा लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि महिला का पहला पति रंजीत निकला। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। कुछ दिनों पहले बाला सुंदरी मंदिर के पास मांडूवाला रोड में महिला का शव बोरे में मिला था। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना था और चेहरा पहचान के लिए पूरी तरह खराब हो चुका था। एसएसपी परमेंद्र डोवाल ने बताया कि मृतिका रूपा मजदूरी करती थी और आरोपी उसका पहला पति है। रूपा ने 4 साल पहले किसी और से शादी की थी। हाल ही में वो अपनी 11 महीने की बच्ची के साथ आरोपी से संपर्क में आई और दबाव बनाने लगी कि वो अपनी दूसरी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहे। इसी खींचतान में आरोपी ने खौफनाक कदम उठाया और महिला की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। तो खबर देहरादून से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला प्रेमनगर इलाके के मांडूवाला जंगल का है, जहां पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। जब पुलिस ने इस मामले की तलाश शुरू की, मामले को सुलझाया, तो इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस हत्या का मास्टरमाइंड जो था वो कोई और नहीं बल्कि महिला का पहला पति रंजीत था। ये मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाला सुंदरी मंदिर के पास में मांडूवाला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उस मंदिर परिसर के पास में ही एक गड्ढे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जो रजाई से ढका गया था और उससे काफी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर जो लोगों ने उसको देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमारी थाना प्रेमनगर की पुलिस और उसके बाद सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। मेरे द्वारा भी स्वयं वहाँ निरीक्षण किया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर थी कि उक्त महिला को हत्या के बाद उस कट्टे में रख के
वहां रखा गया है। तो क्योंकि उस महिला की शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी और इसलिए चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं इसमें वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि महिला की हत्या और उसके बाद के सिनेरियो में ये एक बहुत चैलेंज के रूप में हमारे सामने रखा गया था। इसलिए सभी टीमें, हमारी करीब 8 टीमें इसमें लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि महिला अज्ञात थी, उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्लू नहीं था, कोई किसी प्रकार की कोई भी सूचना अंकित नहीं थी गुमशुदगी की। इसलिए मैनुअल पुलिसिंग के तहत करीब 30 कॉलोनियों में, जो उसके आसपास 6 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां हैं या जो लोग बाहर से आके वहां रह रहे हैं, उनका एक बहुत ही वृहद अभियान एक हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें उनके सत्यापन और वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।